So welcome to the discussion of test 7 paper 2 and first question पे आ जाओ. In first question you have to evaluate this limit x approaching to 2, limit x approaching to x square minus 4 upon log of 2x minus 3. सबसे पहले हमने फॉर्म चेक की, फॉर्म इज 0.0. ठीक है, तो लिमिट इवेल्युएट करने के लिए ऑब्जर्व किया लॉग आ रहा है एंड हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है लॉग के ऊपर, लिमिट की प्रॉपर्टी या लिमिट का रिजल्ट है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 log of 1 plus x अपॉन x, दिस इज 1. तो हम इसका यूज कर सकते हैं, बट इसका यूज तब कर सकते हैं जब नंबर हमारा 0 को अप्रोच करे. यहाँ पे नंबर 2 को अप्रोच कर रहा है. ठीक है, तो ये सोचो, देखो x 2 को अप्रोच कर रहा है, कौन सी क्वांटिटी 0 को अप्रोच करेगी? x माइनस 2. x माइनस 2 0 को अप्रोच करेगी, तो पुट x माइनस 2 इक्वल टू y. इस सब्स्टिट्यूशन से अब आपका ये वाला रिजल्ट लग जाएगा एंड ये लिमिट आ जाएगी. इसी क्वेश्चन में एक लिमिट आपको और इवेल्युएट करनी है. सीकेंट x माइनस रूट 2 अपॉन tan x माइनस 1. तो ये लिमिट इवेल्युएट करने के लिए अगेन देखा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रही है. फॉर्म 0.0 है. ट्रिग्नोमेट्री के नंबर 0 को अप्रोच करें, तो x माइनस 5/4 0 को अप्रोच करेगा, x माइनस 5/4 को पुट कर दो, ये लिमिट भी वैल्यूएट हो जाएगी. अब देखो यहां से ये लिमिट इवेल्युएट कर तो लोगे, बट यहाँ पे ऊपर भी और नीचे दोनों जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ठीक है, तो ऐसे केसेस में ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, नीचे भी ट्रिग्नोमेट्री आ रही है. देयर माइट बी कैंसिलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं कि कॉमन फैक्टर कैंसिल करेंगे. अब कॉमन फैक्टर कैंसिल तो तभी होगा, देखो ऊपर सीकेंट नीचे टैन है, या तो दोनों जगह टैन हो या दोनों जगह सीकेंट हो, तब कटेंगे ना फैक्टर, सेम क्वांटिटी जनरेट हो. तो जनरेट करें कैसे? दिस इज वन वे, यहां से तो कर सकते हो. अनदर वे, अब जनरेट करने के लिए देखो सीकेंट और टैन में इनमें हमें रिलेशन भी पता है. सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. तो यहाँ पे तो सीकेंट एक्स है, सीकेंट स्क्वायर जनरेट करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इसलिए कंज्यूगेट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सीकेंट एक्स प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करोगे एंड अपॉन ये तो है. अब ऊपर बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2. सीकेंट स्क्वायर को जैसे टैन स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे आपका कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट द आंसर. एंड ऑब्जर्व करना, दिस मेथड इज मच फास्टर देन दिस मेथड. ठीक है, एक स्टेप, एक या दो स्टेप में यहां से सॉल्व हो जाएगा, इसमें मल्टीपल स्टेप्स लगेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, you have to find the fundamental period of f of x in g of x. F of x is cos of 3x plus 4 plus sine of, no, cos ही है, sine of 3x plus 4. सबसे पहले तो इसका फंडामेंटल पीरियड निकालते हैं. तो हमने ऑब्जर्व किया, देखो 3x plus 4 3x plus 4 दोनों जगह आ रहा है. ठीक है, दोनों जगह सेम क्वांटिटी आ रही है. तो इसका बेनिफिट अब कैसे ले सकते हैं? भाई हम ये सोच लेते हैं ये वाला फंक्शन इस आसान फंक्शन से बना हुआ है. इस आसान फंक्शन, देखो दोनों जगह 3x plus 4 आ रहा है, तो मैं ये फंक्शन कंसीडर करता हूँ उससे cos of cos x प्लस cos of sin x. इसी की हेल्प से ये बना हुआ है.
x की जगह सिर्फ cx+4 है, तो मैं पहले इसका फंडामेंटल पीरियड निकाल लूंगा, उसकी हेल्प से मैं इसका भी निकाल लूंगा। भाई x की जगह लीनियर क्वांटिटी आ गई 3x+4, तो इसका फंडामेंटल पीरियड पता है, इसको भी पता है। अब इसका फंडामेंटल पीरियड cos ऑफ cos x cos ऑफ sin x, cos x sin x तो आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका पीरियड 2 पाई तो होगा। क्वेश्चन राइजेस, यार 2 पाई से छोटा मिलेगा? हम तो फंडामेंटल ढूंढ रहे हैं ना, फंडामेंटल मतलब सबसे छोटा वाला। 2 पाई से छोटा ट्राई कर सकते हो पाई, क्या पाई इसका फंडामेंटल पीरियड है? इसको आप रख के h ऑफ x मान लो, एंड यू कैन इवेल्युएट h ऑफ पाई प्लस x, तो h ऑफ x के बराबर ही आ जाएगा। तो पाई भी इसका पीरियड है और 2 पाई से छोटा है, तो पाई मिला हमें, ये तो फंडामेंटल पीरियड नहीं हो सकता। पाई, क्या पाई से छोटा मिलेगा? पाई से छोटा मैं पाई/2 पे ट्राई कर सकता हूँ, तो यू कैन ऑल्सो इवेल्युएट दिस, और ये भी बराबर आ जाएंगे h ऑफ x पे, मतलब पाई/2 भी इसका पीरियड है, पाई से छोटा मिल गया। अच्छा, अब क्या पाई/2 से छोटा मिलेगा? पाई/2 से छोटा पाई/4 पे ट्राई कर सकते हो, उससे तो दिख रहा है फंक्शन की फॉर्म ही चेंज हो जाएगी। अगर आप h ऑफ पाई/4 प्लस x निकालोगे, और दिख रहा है इससे छोटा तो मिलने नहीं वाला, तो h ऑफ x का फंडामेंटल पीरियड आ गया पाई/2, इसका फंडामेंटल पीरियड पाई/2, तो इसका क्या होगा? पाई/2 अपॉन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो दिस विल बी पाई/, इसका फंडामेंटल पीरियड पाई/6 आ गया। नेक्स्ट है g ऑफ x, g ऑफ x इज 6x प्लस 1/2 प्लस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर 5 पाई 6 प्लस 7 एंड 2 को मैंने अलग अलग कर लिया। इस फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसका फंडामेंटल पीरियड सोचना है, तो देखो यहाँ पे सम ऑफ 2 फंक्शंस आ रहे हैं, हम पहले इन दोनों का अलग अलग से फंडामेंटल पीरियड निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका फंडामेंटल पीरियड, अब ये बना हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका फंडामेंटल पीरियड होता है 1, तो यहाँ पे x की जगह 6x प्लस 1/2 है, तो 1 को 6 से डिवाइड करोगे, इसका फंडामेंटल पीरियड आ गया 1/6। अब इसका फंडामेंटल पीरियड सोचना है, ये बना है tan स्क्वायर x से, tan स्क्वायर x का फंडामेंटल पीरियड होता है पाई, तो इसका क्या होगा? पाई अपॉन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो 5 पाई/2, रेसिप्रोकेट करोगे पाई से पाई कट जाएगा, एंड दिस विल बी 2/5। तो इसका फंडामेंटल पीरियड 1/6 आ गया, इसका 2/5 आ गया, ठीक है। बट हमें तो ओवरऑल क्वांटिटी का फंडामेंटल पीरियड चाहिए, तो ये वैल्यूज 1/6 के बाद रिपीट कर रहा है, 2/5 के बाद कर रहा है। अब ओवरऑल क्वांटिटी कब रिपीट करेगी ये देख लेते हैं। देखो ये 1/6 के बाद रिपीट कर रहा है, रिपीट करेगा, 3/6 के बाद भी रिपीट करेगा, 4/6 के बाद भी, 5/6 के बाद भी, 6/6 के बाद भी, एंड सो ऑन। ये 2/5 के बाद वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो 4/5 के बाद भी करेगा, ठीक है, 6/5 के बाद भी करेगा। इतने के मल्टीपल्स लिख रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4/5, 3 से मल्टीप्लाई किया 6/5, ठीक है, और 10/5, इससे पहले 8/5 के बाद भी करेगा, 10/5 के बाद भी करेगा। तो अभी यहाँ से इसके भी मल्टीपल्स लिख लिए, इसके भी मल्टीपल्स लिख लिए, कॉमन मल्टीपल ढूंढ लो, सबसे छोटा वाला। तो छोटा वाला देखो यहाँ पे आ रहा है 2, 10/5 इज 2, और 2 यहाँ पे भी आएगा इसमें आगे जाके, तो दोनों 2 के बाद रिपीट करेंगे, एंड 2 से छोटा नंबर वर्क नहीं करेगा, तो इसका फंडामेंटल पीरियड आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is true about y is equal to x raised to power 1 by, एंड ऑप्शंस में डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात की हुई है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए y is equal to
हमने इस पे डेफिनेशन लगाई, वेरिएबल पावर वेरिएबल की डेफिनेशन, ई रेज टू पावर लॉग ऑफ दिस क्वांटिटी, लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/x। तो ये पावर है और ये लॉग है, तो पावर नीचे आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1/x लॉग एक्स। ठीक है, अब dy by dx निकालने के लिए इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा dy by dx इज इक्वल टू, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो, x पे कौन सा फंक्शन लगा, log x अपॉन x, तो सबसे पहले लिखोगे log x अपॉन x का डेरिवेटिव, और वो लिखने के लिए ये तो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट रूल, मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा, log x अपॉन x का डेरिवेटिव तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी एज इट इज, x एज इट इज, इनटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, तो न्यूमिनेटर में था log x और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर माइनस, देन न्यूमिनेटर वाली क्वांटिटी एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर में x है उसका डेरिवेटिव 1। ठीक है, नेक्स्ट log x अपॉन x पे कौन सा फंक्शन लगा, e पावर x, तो इनटू e पावर x का डेरिवेटिव, वो तो आता है e पावर x, बट x की जगह आ जाएगी ये क्वांटिटी log x अपॉन x, एंड वैसे डेरिवेटिव आ गया, ये वाली क्वांटिटी किसके बराबर है, इसी के तो बराबर है, तो आप इसको दोबारा से अब ये लिख लो, और ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है, दिस इज 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लोगे, अगेन डिफरेंशिएट दिस रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब उसके लिए देखो यहाँ पे एक ये क्वांटिटी है, एक ये क्वांटिटी है, दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, तो डेरिवेटिव में देंगे प्रोडक्ट रूल से, प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, y का डेरिवेटिव तो हमने निकाला हुआ है, यही आएगा ये पूरी क्वांटिटी, तो यू गेट इसका डेरिवेटिव ये प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू अब फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है दिस क्वांटिटी, वो निकालने के लिए क्वोशिएंट रूल लगाओगे, इसका डेरिवेटिव इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास दोनों चीजें आ गई एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब ए ऑप्शन बिल्कुल सीधा चेक हो रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन में ये तो ट्रिवियली ट्रांजिटिव है, इसमें आपको x, y और y, z जैसे तो पेयर नहीं मिलेंगे, ट्रिवियली ट्रांजिटिव है। सी ऑप्शन पे आ जाते हैं, r इज इक्वल टू रिलेशन a, b such that a less than equal to b square। तो और ये है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब a और b रियल नंबर होंगे। अब इसको ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। पहले एग्जांपल्स के लिए मैं a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, तो मैं a को ले लेता हूं 1 और b को ले लेता हूं 2, तो 1, 2 रिलेशन में होगा 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर में होगा वो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें ऑर्डर पेयर चाहिए a, b और b, c जैसे, तो 1, 2 से स्टार्ट होने वाला, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो 2, 3 ये भी रिलेशन में होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो कहने से यहां से 1, 3 रिलेशन में होगा। आंसर इज यस, ये तो होगा।
तो ये तो हमने एक एग्जांपल ली, एक एग्जांपल से आप कंक्लूड नहीं कर सकते। इस केस में तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। और एग्जांपल ले, मैंने 1 लिया था, आप तो रियल नंबर है, मैं ए को ले लेता हूँ 0, तो ए को 0 लिया, बी को मैं ले लेता हूँ 5, चलो, तो 0 लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर, विच इज ट्रू, दिस बिलोंग्स टू रिलेशन। नेक्स्ट 5 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, ठीक है, 5 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो 5, 4 रिलेशन में होगा। तो कहना से 0, 4 रिलेशन में है। आंसर इज यस। अभी भी गड़बड़ नहीं आई, 2 एग्जाम्पल से, तो हो सकता है ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो। अब देखो, ऐसे पॉजिटिव नंबर्स लेते जाओगे तो गड़बड़ नहीं आने वाली, दिख रहा है, ठीक है। तो हम एग्जांपल्स थोड़ी बेटर लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं। ए को मैं ले लेता हूं, चलो 2 लेस देन इक्वल टू, बी में नेगेटिव ले लेता हूं, 2 लेस देन इक्वल टू -3 स्क्वायर, तो 2, -3 रिलेशन में होगा। नेक्स्ट -3 से उठाना है मुझे, तो -3 लेस देन इक्वल टू 1 ले लेते हैं, -3 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये भी रिलेशन होगा। नाउ कहना है यहां से 2, 1 रिलेशन में है। आंसर इज नो, दिस डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो यहां पे ये रिलेशन में है, ये रिलेशन में है, बट ये रिलेशन में नहीं है, तो हमें क्या मिल गई, काउंटर एग्जांपल। मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, एग्जाम्पल से ही देख लिया हमने। एंड डी ऑप्शन के लिए देखो, ट्रांजिटिव चेक करना है, एक्स और वाई नेचुरल नंबर है और एक्स लेस देन 10 दिया है, तो आप इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लो, रोस्टर फॉर्म में, वहां से इजिली चेक हो जाएगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है एंड पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मीन्स इसके रूट्स आपको अल्फा एंड बीटा दिए हुए हैं, दिस इक्वल टू 0 के, दिस इक्वल टू 0, ठीक है, एंड दिस लिमिट एज एक्स अप्रोचिंग टू अल्फा इसके बराबर है, यू हैव टू फाइंड ए बी। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम अल्फा निकालते हैं, एक्स किसको अप्रोच कर रहे हैं, अल्फा क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 या पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का रूट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इक्वल टू 0 का रूट है, तो हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं। नाउ फैक्टराइज तो हम नहीं कर पा रहे, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हम लगा ही सकते हैं, तो 10 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 100 माइनस 4ac 88 अपॉन 2, सो यू गेट रूट 12 एंड रूट 12 को आप लिख सकते हो 2√3, तो x आ गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइव प्लस माइनस √3, तो x की 2 वैल्यूज आ गई, 5 प्लस √3, अब अल्फा इसका रूट है ना। अब अल्फा के तो 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कौन सा लें अल्फा। क्वेश्चन में गिवन है अल्फा इज ग्रेटर देन 4, तो ये वाला तो ग्रेटर देन 4 है, ये लेस देन 4 है, मीन्स दिस इज अल्फा, दिस क्वांटिटी, तो हमें अल्फा मिल गया, यहां पे पुट कर दो। यहां तक तो हम पहुंच गए। अब एक दिक्कत और है, एज एक्स अप्रोचिंग टू 5 प्लस √3, इसकी लिमिट है ये तो रैशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, और आपको पता है पॉलिनोमियल के केस में लिमिट और वैल्यू तो बराबर होती है। तो लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 5 प्लस √3 को ऊपर भी पुट कर दूंगा, नीचे भी पुट कर दूंगा, आंसर आ सकता है वहां से, ठीक है, आंसर आ सकता है, बट
आंसर नहीं भी आ सकता। क्यों? भाई देखो, अगर मैंने 5 प्लस रूट 3 को ऊपर और नीचे पुट किया और दोनों क्वांटिटीज फाइनाइट नंबर आ गई, दोनों क्वांटिटीज फाइनाइट नंबर आ गई, जैसे ऊपर 2 प्लस रूट 3 आ गया, नीचे 1 माइनस रूट 8 माइनस रूट 3 आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो सीधा आंसर आ गया। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं x को यहाँ पे 5 प्लस रूट 3 पुट करूं ऊपर और नीचे और दोनों क्वांटिटी 0 आ जाए, एंड उस केस में क्या होगा, 0.0 फॉर्म बन गई। हमें क्या करना पड़ेगा फिर? कैंसिलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर। अब ये तो चेक करना पड़ेगा पहले, इज दिस 0.0 फॉर्म, या वो है या नहीं है। तो एक तो मेथड आप पुट कर लो पहले, ठीक है, पुट करो। पुट करने से अब एक दिक्कत है, अगर तो 0.0 फॉर्म नहीं हुई तो आंसर आ जाएगा, बट अगर 0.0 फॉर्म हुई फिर पुट करने में टाइम इतना लगा, कैंसिलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर भी करना पड़ेगा। तो किसी तरह से हमें पता चल जाए सीधा ये 0.0 फॉर्म है या नहीं, तो हम प्रोसीड थोड़ा बेटर वे से कर सकते हैं। अब देखो 0.0 फॉर्म होगी कब? जब मैं x को ये पुट करूं 5 प्लस रूट 3 और ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो गया, मतलब इस पॉलिनोमियल का एक 0 यही होगा 5 प्लस रूट 3, क्योंकि 5 प्लस रूट 3 पुट करने पे 0 हो रहा है। अगर 0 हुआ 5 प्लस रूट 3 पुट करने पे 0 हुआ, तो इस पॉलिनोमियल का एक 0 तो ये हो गया, मतलब ऊपर वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया ये। एंड अगर डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है तो 5 प्लस रूट 3 इसका भी 0 होगा, अगर ये 0 को अप्रोच कर रहा है। तो x माइनस 5 प्लस रूट 3 इसका भी फैक्टर होगा। अब मैं इससे तो डिवाइड नहीं करूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को देखने के लिए, ठीक है। अब क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, मैं इससे डिवाइड नहीं करूंगा, बट देयर इज अ नाइस ऑब्जर्वेशन, इंटीजर्स कोएफिशिएंट है पॉलिनोमियल के। तो अगर इसका एक 0 ऊपर वाले का एक 0 5 प्लस रूट 3 है और ये इंटीजर कोएफिशिएंट्स हैं, तो एक 0 5 माइनस रूट 3 डेफिनेटली होगा, मतलब ये फैक्टर तो होगा, ये भी फैक्टर होगा। ठीक है, अगर ये 0.0 फॉर्म बनेगी, मतलब ऊपर 0 बनेगा पहले, एंड डिनोमिनेटर में भी ये सेम चीज होगी। इसका फायदा ये है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। अगर 0/0 फॉर्म बन रही है दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो अगर ये दोनों फैक्टर है, इनका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। और ये प्रोडक्ट नाइस आ रहा है, सोचो ये किसके बराबर आएगा? इसी के बराबर आएगा। और किसके बराबर आएगा? भाई ये देखो 5 प्लस रूट 3 5 माइनस रूट 3, इसके रूट्स ही यही है, तो इसी के बराबर आएगा। और किसके बराबर आएगा? तो मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करके देखूंगा। अगर डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ गया, मीन ये डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी 0 को अप्रोच कर रही है, सॉरी न्यूमिनेटर वाली क्वांटिटी 0 को अप्रोच कर रही है। अगर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया तो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी भी 0 को अप्रोच कर रही है, तो 0.0 फॉर्म बन गई। ठीक है, वहां से आगे प्रोसीड करेंगे, एंड ये क्वांटिटी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड भी कर देगी। दिखाऊं? चलो न्यूमिनेटर को देखें। हम लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे, हम सीधा करेंगे। मैं देखना चाहता हूं इसको इससे डिवाइड करने पे इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इस फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए। लेट अस सी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22। अगर तो हमें फैक्टर मिल गया ये वाला तो डिवाइड करता है, तो यहाँ पे हमें बनाना है x पावर 4। वो बनेगा जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो, x पावर 4 बन गया। अच्छा, अब हमें साथ में माइनस 10x क्यूब बनाना है, वो भी बन गया माइनस 10x क्यूब, माइनस 10x x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब भी बन गया।
गया, बढ़िया। 26x² बनाना है, अब वो कैसे बनेगा? 22x² तो बना हुआ है, ठीक है। सो अब 26x² देखो, इसमें थोड़ी दिक्कत है, यहाँ पे आपकी x वाली टर्म भी आ सकती है, कांस्टेंट टर्म भी आ सकती है। तो x² वाली टर्म यहाँ पे तो आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आएगी। तो x² वाली टर्म से सोचना मुश्किल है, x वाली टर्म से सोचते हैं। अब x वाली टर्म आएगी इसको और इसको मल्टीप्लाई करके एंड इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये भी थोड़ी सोचनी मुश्किल है, दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। कोई बात नहीं, कांस्टेंट टर्म से सोचते हैं, बढ़िया बात है। कांस्टेंट टर्म तो सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी, कांस्टेंट हमें चाहिए 88, तो इसको 4 ही होना पड़ेगा, 22 into 4 88 बन गया। अब हम x² पे चले जाते हैं, क्योंकि हमें ये तो मिल गया। x² वाली टर्म एक तो बनी 4x² प्लस 22x², 26x² बन गया, तो इस वाली क्वांटिटी को 0 होना पड़ेगा, वरना यहां से भी x² वाली टर्म आ जाएगी अगर ये 0 के अलावा कुछ और हुआ। तो मतलब इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है, तो इसके फैक्टर्स ये दोनों हैं, तो दिस डिवाइड्स दिस क्वांटिटी बस। एंड सेम वे में आप डिनोमिनेटर को भी लिख सकते हो ऐसे ही, कॉमन फैक्टर कैंसिल करोगे, यू विल गेट योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट देख लेते हैं इसका। लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 raised to power 1 अपॉन, एक्चुअली ये है 2 raised to power 3 raised to power 1 minus x, या नहीं 2 minus x। तो 2 raised to power 3 raised to power 1 upon 2 minus x. Now as x approaches 2 minus x will approach 0 और वो डिनोमिनेटर में है, so we are comfortable with this limit x approaching to 0 1 by x। वर्किंग इसमें आसान लगती है हमें, तो वर्किंग आसान लगती है जब नंबर 0 को अप्रोच करे। बेसिकली हमारा नंबर 2 को अप्रोच कर रहा है, तो कौन सी क्वांटिटी 0 को अप्रोच करेगी? x minus 2। So I will substitute x minus 2 is equal to by, we will get limit 2 raised to power limit x approaching to 2 raised to power 3 raised to power, this is 2 minus x, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो x minus 2 बन जाएगा, तो ये बनेगा -1 upon y। एंड यहाँ पे अब x की जरूरत नहीं है, सब कुछ y में आ गया, तो y as x approaches 2 y approaches 0। ना यहाँ पे आ रहा है 1 upon y, तो 1 upon y किसको अप्रोच करेगा? as x approaching 0। वही वो तो डिपेंड करेगा y 0 को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। तो भाई केस बना लेते हैं फिर हम, y 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो 1 upon y will approach infinity, बट यहाँ पे है -1 upon y, -1 upon y will approach -infinity, और 3 raised to power -1 upon y, this will approach 0। तो ये लिमिट किसको अप्रोच करेगी? 2 raised to power 3 raised to power -1 upon y, this will approach 2 raised to power 0 1। तो इस केस में लिमिट आ गई 1। अब दूसरा केस, तो 1 upon y will approach -infinity, -1 upon y will approach infinity, and 3 raised to power -1 upon y will approach infinity। पावर बढ़ती जा रही है, तो 3 raised to power y, 3 raised to power this quantity, ये भी बढ़ती जाएगी, and 2 raised to power 3 raised to power -1 upon y, this will also approach infinity। इसकी पावर बढ़ती जा रही है, तो ये नंबर भी बढ़ता जाएगा, तो ये लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करती,
एक एक लिमिट इन्फिनिटी आ गई, एक 1 आ गई। ठीक है, सिमिलर वे में आप बाकी ऑप्शन चेक कर सकते। अच्छा, एक बार बी ऑप्शन देख लें। बी ऑप्शन में वी आर गिवन लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 mod of 2 raised to power 1 by x upon 2 raised to power 1 by x plus 1 plus 1 upon 2 raised to power 1 by x minus 1। अगेन 1 by x आ रहा है, x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 1 by x विल अप्रोच इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी डिपेंडिंग अपॉन x 0 को कहां से अप्रोच कर रहा है। तो x 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, पहला केस हमने ले लिया, गिवन तो नहीं है कुछ x 0 को कहां से अप्रोच कर रहा है। तो इस केस में 1 by x विल अप्रोच इंफिनिटी एंड 2 raised to power 1 by x विल अप्रोच 0, सॉरी वेट इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका रेसिप्रोकल फिर अप्रोच 0, इसका यूज करेंगे हम। कैसे? यहां पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं 2 raised to power 1 by x से डिवाइड कर दूंगा, एंड यहां पे भी, तो विल गेट लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, डिवाइड करने के बाद यू विल गेट 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 raised to power 1 by x का मॉड प्लस यहां पे भी डिवाइड किया 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 raised to power 1 by x, यहां पे भी आएगा। अब लिमिट की प्रॉपर्टी लगा दो, लिमिट ऑफ फर्स्ट प्लस लिमिट ऑफ सेकंड। लिमिट ऑफ फर्स्ट क्या आएगी? अब मॉड के अंदर वाली, मॉड के अंदर न्यूमरेटर तो 1 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर अप्रोच करेगा 1 प्लस 0। तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी अप्रोच कर रही है 1 को, तो उसका मॉड भी किसको अप्रोच करेगा? 1 प्लस लिमिट ऑफ दिस, इसका न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर 1 को अप्रोच कर रहा है, तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 को अप्रोच कर रही है, तो इसका मॉड वो भी 0 को अप्रोच करेगा। ये लिमिट तो आ गई 1। एंड सिमिलर वे में आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, चलो वो भी निकाल लेते हैं। x अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो 1 by x विल अप्रोच माइनस इंफिनिटी, तो 2 raised to power 1 by x दिस विल अप्रोच 0। तो ये क्वांटिटी 0 को अप्रोच कर रही है, तो हम लिमिट, ये क्वांटिटी मतलब 0 को अप्रोच कर रही है यहाँ पे, तो सीधा लिमिट को अलग अलग कर दो। लिमिट ऑफ फर्स्ट प्लस लिमिट ऑफ सेकंड, मैं सीधा लिख रहा हूँ। लिमिट ऑफ फर्स्ट, ये 0 को अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा, ये 1 को, तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी अप्रोच कर रही है 0 को, तो उसका मॉड भी 0 को अप्रोच करेगा। प्लस लिमिट ऑफ सेकंड, स्टेप लिख रहा मैं ध्यान से, ठीक है। न्यूमिनेटर 1 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर अप्रोच कर रहा है 0 माइनस 1, मतलब माइनस 1 को, तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी किसको अप्रोच कर रही है? -1, है ना, तो उसका मॉड किसको अप्रोच करेगा? 1 को। इस केस में लिमिट हुई 1 आ गई, और दोनों साइड से हमने लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, वो दोनों साइड से सेम आ गई 1। इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करती है, एंड ऐसे करके आप ऑप्शन चेक कर सकते हो बाकी। तो इन क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव टू इवैल्यूएट दिस लिमिट। अब लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले देखा, हर जगह आ रहा है जिंट, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो देखो जिंट के लिए हमें दो चीजें आती हैं जिंट की लिमिट निकालने के लिए। या तो हम यूज करेंगे डेफिनेशन का, डेफिनेशन मतलब जिंट को रीडिफाइन करेंगे, या हम यूज करेंगे सैंडविच थ्योरम, आइदर ऑफ द टू। देख लेते हैं, डेफिनेशन लग सकती है, x 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, और हर एक टर्म में जिंट ऑफ 1 बाय, मतलब x डिनोमिनेटर में है ना, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, हर जगह। तो अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, 1 by x विल अप्रोच इंफिनिटी, 8 by x अप्रोच इंफिनिटी, 27 by x अप्रोच इंफिनिटी,
ये सारी टर्म्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। एंड डिनोमिनेटर में भी सेम चीज, तो उसका जिंट किस इंटरवल में लाई करेगा तो हम कह नहीं सकते, ठीक है। इस चीज की तो हम बात ही नहीं कर सकते इनफैक्ट। तो डेफिनेशन से बात नहीं बनेगी, नहीं बनी तो हम क्या करेंगे, फिर रिजल्ट लगाएंगे। अब सैंडविच थ्योरम का यूज करोगे। सेकंड चीज, सैंडविच थ्योरम का यूज करने के लिए इट्स बेटर कि आप इसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर लो। तो फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट किया, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0। हाँ जी, फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आएगा 1/x प्लस 8/x। स्टेप स्किप कर दिया मैंने एक, दिस क्वांटिटी। अब फ्रैक्शनल पार्ट वाली भी टर्म्स आएंगी, तो वो आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8/x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 27/x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 64/x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 729/x। तो इस रिजल्ट का यूज किया, देखो x माइनस जेंट एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, तो बेसिकली x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू जेंट एक्स। इस रिजल्ट का यूज किया, या जेंट एक्स इज इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। डिनोमिनेटर में भी सेम चीज, फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, यू गेट 22/x प्लस 23/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 22/x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 23/x। अब फर्दर प्रोसीड कैसे करोगे, देखो x 0 को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से, तो 1/x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, 1/x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो हमें 1/x वाली टर्म नहीं चाहिए, 1/x वाली टर्म को खत्म कर देते हैं। कैसे, भाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को x से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो इसको भी x से मल्टीप्लाई, यहाँ x आ गया, यहाँ x आ गया, इसको भी x से मल्टीप्लाई, यहाँ x, यहाँ x। तो अब इसको जब अंदर x से मल्टीप्लाई करोगे x कैंसिल आउट होता जाएगा और आपके पास बच जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब टिल 9 क्यूब, ठीक है। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, इसका रिजल्ट आपको आता है। और ये वाली लिमिट कैसे वैल्यूएट करोगे, बेसिकली हम अपने अब x से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लिमिट अलग अलग कर देंगे, लिमिट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर, दोनों लिमिट निकल जाएंगी। तो लिमिट, इसकी लिमिट कैसे वैल्यूएट करोगे, सैंडविच थ्योरम से। इस पे आपको एक वैलिडिटी आती है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x ये लाई करेगा 0 से 1, ठीक है। इक्वालिटी आ गई तो सैंडविच थ्योरम लगाओगे। फिर x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8x, इसके लिए भी सैंडविच थ्योरम, नेक्स्ट वाले के लिए भी सैंडविच थ्योरम एंड सैंडविच थ्योरम, और सभी सैंडविच थ्योरम से ये सभी 0 आ जाएंगी। एंड सेम चीज डिनोमिनेटर में करोगे, ये लिमिट तो सीधा आ जाएगी, इनकी आप सैंडविच थ्योरम से निकालोगे वो भी 0 आ जाएगी, एंड वहां से आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट भी है, वो मतलब एक लिमिट इसमें और निकालनी थी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर साइन 1/x प्लस मॉड ऑफ 2x क्यूब प्लस 5 होल अपॉन मॉड x क्यूब प्लस मॉड x स्क्वायर प्लस मॉड x प्लस 1। ये लिमिट भी निकालनी है। अब ये लिमिट निकालने के लिए देखो सबसे पहले तो मॉड आ रहा है, इसका डिसीजन हम ले लेते हैं। मॉड या पॉजिटिव से बोलेगा नेगेटिव से, वो डिपेंड करता है x के ऊपर, x पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो x तो नेगेटिव है, x इज अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी, तो सारे के सारे मॉड नेगेटिव से ओपन होंगे। ये नेगेटिव से ओपन होगा तो क्यूब है, माइनस बाहर आ जाएगा,
विल बी, ये भी नेगेटिव से ओपन होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। अब ये भी नेगेटिव से ओपन होगा, बट ऊपर स्क्वायर है तो माइनस एक्स का स्क्वायर बनेगा, वो एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा। तो ध्यान से यहाँ पे मत नेगेटिव लगा देना। एंड ये भी नेगेटिव से ओपन होगा, बॉन्ड रिमूव। ठीक है, x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो डिनोमिनेटर में तो देखो x की पावर आ रही है, न्यूमिनेटर में भी x की पावर आ रही है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब। तो आपके पास आ गया लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी, x क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास बचेगा 3x स्क्वायर, नहीं 3x नॉट x स्क्वायर, प्लस 2 अपॉन x इंटू साइन 1 बाय x, माइनस x क्यूब से डिवाइड किया तो आपके पास बचेगा -2 क्यूब प्लस 5 अपॉन x क्यूब, -1 प्लस 1 अपॉन x, -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x क्यूब, और यूज करोगे इस लिमिट का। दिस इज 0, ये 0 होती है। तो एक काम करते हैं, 2/x आ रहे हैं यहाँ पे, इसको अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ। या आपके पास आ जाएगा 3x इंटू दिस, तो 3x इंटू साइन ऑफ 1/x प्लस 2x इंटू साइन ऑफ 1/x। ठीक है, नाउ प्रोसीड फॉर द लिमिट। लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर तो सीधी दिख रही है, लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर तो -1 की लिमिट तो -1, इसकी लिमिट 0, इसकी 0, इसकी 0, तो डिनोमिनेटर की लिमिट आ गई -1। अब न्यूमिनेटर की लिमिट देख लेते हैं। न्यूमिनेटर की लिमिट में ये लिमिट x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, साइन 1/x 0, चलो इसको बाद में देखते हैं। 2/x 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है, एंड क्योंकि देखो 1/x 0 को अप्रोच करेगा, साइन का जो आर्ग्यूमेंट है 1/x वो 0 को अप्रोच करेगा, तो साइन किसको अप्रोच करेगा, वो भी 0 को अप्रोच करेगा। उसका आर्ग्यूमेंट 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये क्वांटिटी भी 0 को अप्रोच करेगी, एंड ये भी 0 को अप्रोच कर रही थी, तो प्रोडक्ट किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी तो 0 को अप्रोच कर रही है। -2 क्यूब की लिमिट -2 क्यूब, इसको 8 लिख लो, एंड ये आ गया 0, इसकी लिमिट भी 0 है। बच गया सिर्फ ये, इसका क्या करें, लिमिट ऑफ दिस। अब देखो इसकी लिमिट निकालने के लिए साइन 1/x आ गया, साइन फंक्शन आ गया, तो साइन की लिमिट निकालने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं अगेन। या तो आप रिजल्ट का यूज करोगे लिमिट्स के, ठीक है, या सैंडविच थ्योरम का यूज करोगे। अब किसका यूज करें, देखो सबसे पहले उसके लिए हमें रिजल्ट आता है ये वाला, साइन x अपॉन x as x approaching to 0, this is 1. Let's try to use this result. रिजल्ट लगाने के लिए सबसे पहले साइन का आर्ग्यूमेंट x है और x 0 को अप्रोच करना चाहिए। साइन का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्या है, 1/x, और 1/x 0 को अप्रोच कर भी रहा है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं इसको रीराइट कर लेता हूं। ये है साइन 1/x, ठीक है, आर्ग्यूमेंट 0 को अप्रोच कर भी रहा है, जैसे यहां पे कर रहा है यहां भी कर रहा है। अच्छा, ऊपर x है तो नीचे भी x चाहिए, इसके साथ x था, उस x को मैं ले गया डिनोमिनेटर में, बन गया 1/x। तो साइन ऑफ 1/x अपन 1/x, तो बिल्कुल ऐसी ऐसी लिमिट बन गई, और 1/x 0 को अप्रोच भी कर रहा है। ये लिमिट क्या आ जाएगी, 3 इंटू, यहां पे तो आपका रिजल्ट लग गया ये वाला। और वैसे इस लिमिट के लिए सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, 1/x को ऊपर भी कर सकते हो,
सीधा दिख जाएगा। तो ये लिमिट हमने निकाली है रिजल्ट से, ध्यान से, ठीक है। अब बस फाइनल आंसर आ गया, दोनों लिमिट्स निकल चुकी हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 में जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट लिमिट है, उसको मैं एक हिंट दूंगा, ध्यान से सुनना। देखो, अगर हम सीरीज का सम कर लें तो हम लिमिट निकाल सकते हैं। अब सीरीज के सम के लिए डिनोमिनेटर सभी के सेम तो नहीं है, बट अब एक काम करो, टर्म्स को सेपरेट आउट कर लो। मैं टर्म्स को सेपरेट आउट करके लिख देता हूं। तो फर्स्ट टर्म को सेपरेट किया, दैट इज √3 अपॉन √6 माइनस 2 अपॉन √6, देन √8 अपॉन √12 माइनस 3 अपॉन √12 प्लस √15 अपॉन √20 माइनस 4 अपॉन √20 प्लस √24 माइनस नहीं √24 अपॉन √30 माइनस 5 अपॉन √, एंड सो ऑन टू n टर्म्स। एंड अब अगर आप ध्यान दो, इस सीरीज का सम हो जाएगा। देखेंगे ऐसे, √3 अपॉन √6 है ना, √3 अपॉन √6, √6 बेसिकली √3 इंटू √2, तो ये वाली टर्म तो आपकी बन गई 1/√2। इसको भी सिंप्लीफाई कर, इसमें तो ऊपर 2 है, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। नेक्स्ट टर्म देखो, √8 अपॉन √12, तो √8 इज 2√2, √12 इज 2√3, तो √2 अपॉन √3 ये टर्म बनती, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये बनेगी आपके पास, इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू √3, 5 इंटू √4, तो √3 अपॉन √4 और √3 अपॉन 2। ऐसा सिमिलरली ये बन जाएगी √4 अपॉन √5, √4 अपॉन √5 मतलब 2 अपॉन √5। कुछ फायदा, चलो एक काम करते हैं, इनको भी हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ऊपर 2 है, ये आएगा आपका √3, 2 अपॉन √6 को आप लिखोगे √2 इंटू √6, एंड 2 को लिखोगे √2 का स्क्वायर मीन्स √2 इंटू √2, सॉरी √3 आएगा, ये तो कैंसिल हो गया। तो ये टर्म बन गई √2 अपॉन √3, यहाँ भी √2 अपॉन √3 है, और बढ़िया बात साइन ऑपोजिट है, यहाँ से फायदा हो सकता है। 3 अपॉन दिस, तो 3 अपॉन √12, इसको आप लिख सकते हो 3 अपॉन 2√3, बेसिकली √3 अपॉन 2, दिस इज √3 अपॉन 2। इससे बढ़िया चीज होगी, साइन ऑपोजिट है और दोनों टर्म सेम आ गई है। अब गेस कर लो ये क्या बनेगी, 2 अपॉन √5। तो टर्म्स तो कैंसिल हो रही हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगी। एक टर्म बचेगी लास्ट वाली, वो आप निकाल लो पैटर्न देख के, तो इस लिमिट का सम आ जाएगा। अब रहेगी दूसरी वाली लिमिट। दूसरी वाली लिमिट में अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, तो वन मेथड इज, आप हर टर्म को लिख लो, हर टर्म को सिंप्लीफाई कर लो और वहां से ट्राई करो टू ऐड द सीरीज, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म बन गई आपकी 8, सेकेंड टर्म बन गई आपके सिंप्लीफाई करने के बाद 24 अपॉन 9, 24 अपॉन 9। थर्ड टर्म बन गई 48 अपॉन
27, 36। नेक्स्ट टर्म बन गई 80/100 एंड सो ऑन। यहां से पैटर्न देख लो, तो आप इसको कैंसिल करोगे, 3 से कैंसिल हो रही है, तो दिस विल बिकम 8/3। ये 12 से कैंसिल हो रहा है, दिस इज 4/3। ये कैंसिल हो गया, दिस इज 4/5। कैन वी ऐड दिस सीरीज? सीरीज हम तब ऐड कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। तो लेट अस ट्राई। मैं एक काम करता हूँ, डिनोमिनेटर सेम बना देता हूँ। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसको लिख लिया 120/15। फर्स्ट टर्म को मैंने 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 40/15, 20/15, 12/15 एंड सो ऑन। तो 120 + 40 + 20 + 12 नहीं, फॉर्म कर रहे हैं, नहीं जी। ठीक है, हम ऐड नहीं कर पाए। हमने ट्राई किया, हर टर्म को सिंप्लीफाई कर दो, हर टर्म को सिंप्लीफाई करो एंड देन ऐड, वहां से तो बात नहीं बनी। फिर हम और क्या कर सकते हैं? भाई हम सीधा जनरल टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जनरल टर्म निकाल के उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड वहां से प्रोसीड करते हैं। दैट इज अनदर वे। तो इसके जनरल टर्म होगी क्या? यानी डिनोमिनेटर में देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म है 2 × 4, उसके नीचे लिख दिया 1³ पैटर्न को देखते हुए। नेक्स्ट वाली में आ रहा है 1³ + 2³, थर्ड वाली में आ रहा है 1³ + 2³ + 3³, फोर्थ में आ रहा है 1³ + 2³ + 3³ + 4³। एन उसमें क्या आएगा? 1³ 1³ + 2³ + 3³ सो ऑन n³। अच्छा, न्यूमिनेटर में क्या आएगा? फर्स्ट टर्म में आ रहा है 2 × 4, सेकंड में आ रहा है 4 × 6, थर्ड में आ रहा है 6 × 8, फोर्थ में आ रहा है 8 × 10। तो देखो, फर्स्ट वाली में सबसे पहले आया है 2, सेकंड वाली में 4, थर्ड वाली में 6, फोर्थ वाली में 8। 2 के मल्टीपल्स, मतलब फर्स्ट में आया 2 × 1, सेकंड में आया 2 × 2, थर्ड में आया 2 × 3, फोर्थ में आया 2 × 4। तो एनएस में क्या आएगा? 2 × n, दैट इज 2n। एंड इसके साथ यहाँ ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इसके साथ फर्स्ट टर्म में 2 के साथ आया 4, नेक्स्ट में 4 के साथ आया 6, 2 ज्यादा, 6 के साथ आया 8, 8 के साथ आया 10, अगेन 2 मोर, तो इससे 2 मोर, 2n + 2। ठीक है, दिस इज द जनरल टर्म एंड यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, दिस इज n × n + 1 एंड डिनोमिनेटर में इस सीरीज का सम आपको आता है n × n + 1/2 होल स्क्वायर। So this is 4n × n + 1 upon n² × n + 1² upon 4, ऊपर चला जाएगा into 4। तो सिंप्लीफाई हो गया भैया, बन गया 16/n × n + 1। बस अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना के टेलीस्कोपिक सम से ये सीरीज ऐड हो जाएगी। तो यहां से क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन दिए हुए हैं आपको ऑप्शन ए में। जैसे फंक्शन दिया है cos x, g of x दिया हुआ है, और पूछा है g कॉम्पोजिशन f इज ऑन टू, मतलब दिस इज द स्टेटमेंट, आपको बताना है ये करेक्ट है या नहीं। तो एक मेथड है हम जी कॉम्पोजिशन f निकाल लें, फिर उसकी ऑन टू नेस चेक करें। बट हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हुई है कि अगर g ऑन टू हो और f ऑन टू हो तो उनकी कॉम्पोजिशन भी ऑन टू होती है। तो कॉम्पोजिशन निकालने के बजाय हम g और f को इंडिविजुअली चेक कर लेते हैं वो ऑन टू है या नहीं, और वो इजिली चेक हो रहे हैं, दोनों ऑन टू है तो कॉम्पोजिशन भी ऑन टू होगी। ठीक है, एंड सेम वे में बी ऑप्शन, ये भी चेक हो जाएगा। अब इसमें 1 1 नेस की बात आ गई,
तो G और F दी हुई है, G कॉम्पोजिशन F इज 1 1, F कॉम्पोजिशन G इज 1 1, ये चेक करना है बेसिकली। तो आपको पता है अगर G और F दोनों 1 1 हो तो उनकी कॉम्पोजिशन भी 1 1 होगी, हमें कॉम्पोजिशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। और G और F दोनों 1 1 है, डेफिनेशन से सीधा दिख रहा है, लीनियर अपॉन लीनियर है, बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं ऐसे। सिमिलरली थर्ड भी पार्ट कर लोगे। अब फोर्थ पार्ट में आ जाओ। फोर्थ पार्ट में f फंक्शन है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड g is from set of integers to set of real. f of x is equal to 2x minus 1, g of x is equal to x square. g composition है 1 1 और नॉट, बेसिकली हमें ये चेक करना है। तो हम g और f को देख लेते हैं, वो 1 1 है या नहीं। नाउ f, इसकी आप एरो डायग्राम बना सकते हो, f की एरो डायग्राम, क्योंकि नेचुरल है, नेचुरल टू इंटीजर्स, वी कैन ड्रॉ एरो डायग्राम, वहां से हमें 1 1नेस पता चल जाएगी। ठीक है, 1 की इमेज क्या आएगी 1, 2 की इमेज क्या आएगी 3, 3 की इमेज क्या आएगी 5, 4 की इमेज क्या आएगी 7, एंड ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, इमेज लिस्ट की है बेसिकली, एरो डायग्राम के थ्रू कर ली, आप इमेज भी लिस्ट कर सकते हैं सीधा। तो f11 है, अच्छा g में तो सीधा दिख रहा है, स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर, और डोमेन इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो 1 और -1 की इमेज तो सेम होगी, तो ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, ये 1 1 है। तो क्या हमारा कोई रिजल्ट लगा? रिजल्ट क्या था? अगर दोनों 1 1 हो तो कॉम्पोजिशन 1 1 होती है। ठीक है, वो रिजल्ट तो नहीं लगा, दोनों 1 1 तो नहीं है। अच्छा, एक रिजल्ट हमने और भी पढ़ा था, अगर G 1 1 ना हो, नहीं F 1 1 ना हो, इफ F इज नॉट 1 1, या जो पहला फंक्शन लग रहा है, G कॉम्पोजिशन F फर्स्ट अप्लाई होगा, F जो पहला फंक्शन लग रहा है वही 1 1 ना हो, इस केस में F 1 1 अगर ना हो तो G कॉम्पोजिशन F 1 1 नहीं होगा, ये भी पढ़ा हुआ है। क्या वो रिजल्ट लगा? F 1 1 तो है, तो वो वाला रिजल्ट भी नहीं लगा। F 1 1 ना होता फिर लगता, बट F तो 1 1 है। तो जब F 1 1 हो और G 1 1 ना हो, इस केस में तो हमने कोई रिजल्ट नहीं पढ़ा हुआ। जब रिजल्ट नहीं पढ़ा हुआ तो क्या करोगे? बेसिक्स पे जाओगे अपने। बेसिक्स मतलब आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा फंक्शन, हमारा रिजल्ट तो लग ही नहीं रहा। तो लेट अस फाइंड G कॉम्पोजिशन F। तो G कॉम्पोजिशन F ऑफ X, तो डेफिनेशन लगाई, दिस इज G ऑफ F ऑफ X। So G of f of x is 2x minus 1, and this is G of 2x minus 1. तो G of x में x की जगह रखोगे 2x minus 1। ये आ गई आपकी कॉम्पोजिशन। क्या ये 1 1 है? अब ध्यान से, सीधा मत कह देना स्क्वायर देख के ये 1 1 है या नहीं है, पहले इसकी डोमेन भी लिख लो। F आपका था नेचुरल टू इंटीजर्स, ये था इंटीजर्स टू रियल, तो G कॉम्पोजिशन F कहां से कहां डिफाइन होगा? पहले लगेगा F, ये डिफाइन होगा नेचुरल टू रियल, नेचुरल टू रियल डिफाइन होगा यहां से। तो इसके डोमेन नेचुरल नंबर है, मतलब आप सिर्फ x को नेचुरल नंबर रख सकते हो, 1 2 3 4, और नहीं रख सकते नेगेटिव। दिख रहा है, 1 रखोगे डिफरेंट इमेज आएगी, 2 रखोगे डिफरेंट इमेज आएगी। लिस्ट कर लो इमेजेस, 1 रखोगे तो इमेज आएगी 1, 2 रखोगे तो इमेज आएगी 9, 3 रखोगे तो इमेज आएगी 25, 4 रखोगे तो इमेज आएगी 49, और ये सारी के सारी डिस्टिंक्ट है, कोई भी इनमें सेम नहीं है। सो ये 1 1 है,
ध्यान से, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं, एक्चुअली डी ऑप्शन में दिया हुआ जी कॉम्पोजिशन एफ इज नॉट 1 1, बट जी कॉम्पोजिशन एफ 1 1 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। सो इन दोनों इनइक्वालिटीज के सोल्यूशन लिखने हैं, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? ग्राफ की। इसका ग्राफ भी आता है, इसका ग्राफ भी आता है, तो हम सोल्यूशन लिख सकते हैं। इसका सोल्यूशन आप लिख लोगे, इसमें मैं जा नहीं रहा, ठीक है। और ध्यान से काम करना, एरर होने के चांसेस हैं, ध्यान से। इस पे आ जाते हैं। तो सोल्यूशन लिखने के लिए एक ही करो साइड चेंज। अफकोर्स हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे पूरे का, तो सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू 3x/5। नाउ साइन एक्स का ग्राफ जो रटा हुआ है, एंड पीछे भी चलता रहेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। नाउ हम इसका ग्राफ बनाएंगे। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू सम नंबर टाइम्स x, ठीक है। और दिख रहा है ये ओरिजिन से तो पास करेगी ही लाइन, इस पॉइंट से पास करेगी। अब आगे देख लेते हैं। देखो, इस पॉइंट से पास करके ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, बिल्कुल ऊपर ऐसे भी कट कर सकती है, देखना पड़ेगा। तो लेट अस चेक। चेक करने के लिए बहुत सिंपल चीज है। हम पॉइंट वैल्यू से अंदाजा लगाएंगे बेसिकली, ठीक है। पॉइंट उठाते हैं जैसे π/2। π/2 पे इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होगी π/2 पे? 3.2। तो ये हाइट 1 है, इतनी हाइट 1, मतलब ये 1 है। 3/2 मतलब अगर ये 1 है तो ये 2, 3/2 तो यहां आएगा 3/2। तो π/2 पे लाइन की वैल्यू 3/2 है। तो अभी भी केस पॉसिबिलिटीज दोनों हो सकती हैं, ऊपर से भी जा सकती है, कट भी कर सकती है, क्योंकि हमारी शेप बहुत प्रिसाइज नहीं है। तो चेक करने के लिए मैं एक पॉइंट और पुट कर लेता हूँ, पीछे का कोई पॉइंट। π/3 पुट किया मैंने, π/3 जैसे ही पुट किया, देखो क्या हुआ। y इज इक्वल टू, ये तो 1 ही आ गया। तो π/3 आएगा, इसके 3 इक्वल इससे करोगे, दिस इज π/3। π/3 पे इसकी वैल्यू 1 है। अभी भी दोनों पॉसिबिलिटीज है। अब मैं एक काम करता हूँ, 5/6 पे वैल्यू निकाल लेता हूँ। 5/6 पे इसकी वैल्यू निकालोगे, कितनी आ रही है? 1/2। और 5/6 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। दोनों की वैल्यू सेम है, तो 5/6 पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लाइन आपकी बनेगी ऐसे। ये कट करके जाएगी थोड़ा सा, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा तो ऐसे बना देते हैं, ये लाइन ऐसे कट करके जाएगी, ठीक है। तो यहां पे कट करेगी π/6 पे, एंड ऐसे ही पीछे भी कट करेगी -π/6 पे। वो पॉइंट पुट करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया ग्राफ कैसे बनेंगे दोनों के विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। नेक्स्ट चीज आपको चेक करनी है, हाँ हमें तो एक्स निकालना था, कौन सा एक्स इसको सेटिस्फाई करता है? तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो वो एक्स की वैल्यू चाहिए जिसके लिए साइन एक्स का ग्राफ ऊपर है। अब वो आप एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द रिलेशन R1 and R2 डिफाइंड ऑन नॉन एम्प्टी सेट A।
such that R1 and R2 are also functions. ठीक है? Then which of the following is correct? Okay. So हमने relations define किए हैं on a non-empty set such that वो function भी हैं. Which of the following is correct? First option. If R1 and R2 are reflexive relation, then R1 composition R2 is an identity function. अब देखो एब्स्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ गया, समझ ही नहीं आता कैसे प्रोसीड करें. तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ एग्जांपल्स लेके पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उससे काफी फायदा होता है. इनफैक्ट कई बार तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता है. ठीक है, चलो एग्जांपल्स लेते हैं कुछ. तो R1 एंड R2 आर टू रिलेशन डिफाइंड ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए. तो मैं ए सेट ले लेते हैं छोटा सा. रिलेशन के लिए पहले तो सेट चाहिए हमें 1, 2, 3. ठीक है, इसके ऊपर अब मैं दो रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखता हूं कंडीशन चेक करने के लिए. तो R1 मैंने लिख लिया, रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए. खत्म कर दिया मैंने यहीं पे. दिस इज वन रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है, एक और रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिख लेता हूं R2. R2 में 1, 1 तो होना ही चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए. एंड इससे डिफरेंट लेते हैं तो मैं एक एलिमेंट और डाल देता हूँ 1, 2. ये रह लिया. ठीक है, ठीक कर रहा हूं ना, अभी तक कोई गलती तो नहीं की. सोचो, क्या मैं R1 और R2 ये ले सकता हूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ये दोनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होने चाहिए थे, बट साथ के साथ R1 और R2 और क्या है, फंक्शन भी है. ये तो फंक्शन है, एरो डायग्राम से दिखता है. ठीक है, मैं एरो डायग्राम भी बना देता हूं. तो 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3. दिस इज R1. जरा R2 को देख लो. ऐसे तो एरो डायग्राम की जरूरत नहीं है, बट मैं बना देता हूं R2 के लिए. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 1 से एसोसिएटेड है, 2, 2 से, 3, 3 से, एंड 1 की इमेज 2 भी है. फंक्शन में तो डोमेन के हर एक एलिमेंट की ओनली 1 इमेज होती है, 1 से ज्यादा नहीं. और यहाँ पे इसकी 2 इमेज है, तो फंक्शन ही नहीं बना, ये एलिमेंट नहीं आ सकता, गड़बड़ है. दिस एरो डायग्राम इज फॉर R2. तो कोई और एलिमेंट डाल के देखें. अगर मैं 2, 3 डालूं तो सेम गड़बड़ आएगी. 3, 1 डालूं सेम गड़बड़ आएगी. और कोई भी एलिमेंट रख लो इनके अलावा, इन तीनों के अलावा, दिस प्रॉब्लम विल परसिस्ट. दिस मीन्स R2 में और एलिमेंट तो आप डाल ही नहीं सकते इन तीन के अलावा, वरना वो फंक्शन नहीं रहेगा. और हमें R2 फंक्शन भी चाहिए. तो R1 और R2 यही ले सकते हो, और कोई नहीं ले सकते. ठीक है, तो ये R1 R2 को आगे इस केस में इनकी कॉम्पोजिशन वो तो आइडेंटिटी आएगी, दिख रहा है. ठीक है, एरो डायग्राम से भी देख सकते हो, वैसे भी दिख रहा है. एंड इन जनरल भी प्रूव हो जाएगा. इन जनरल आप कोई सेट लोगे, ठीक है, और उस पे R1 R2 दो रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखोगे, और वो फंक्शन भी होने चाहिए. तो उनमें सिर्फ ऐसे ऐसे एलिमेंट्स ही आएंगे, 1, 1, 2, 3, 3, A, ऐसे एलिमेंट. और कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं रहेगा. तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है. अब आगे चलते हैं. बी ऑप्शन. तो देखो ए ऑप्शन चेक होगी हमारी एग्जांपल लेके. अब ये ऑप्शन, इफ R1 is symmetric relation with finite number of elements in its domain, then number of elements in its domain may be odd. तो चेक क्या करना है,
R1 एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है, विथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स डोमेन, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स डोमेन मे बी ऑड, मे बी ऑड। तो क्या ऑड हो सकते हैं, देख लेते हैं। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स डोमेन में बी ऑड, तो देखो ये हमने ए सेट उठाया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इवन है, 3 है ना। हम इससे एक बार ट्राई करते हैं क्वेश्चन को, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हो सकते हैं। तो हमने ऑड लेके ट्राई करके देखते हैं, ऑड लिया, सो अब हम बनाएंगे, लेट अस ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ सिमेट्रिक रिलेशन R1। सिमेट्रिक के लिए मैं 1,1 डाल देता हूँ, सॉरी 1,2 डाल देता हूँ, 1,2 डाला है, 2,1 भी डाला। अभी रिलेशन को बंद कर दूं, ध्यान से नहीं कर सकते, ये फंक्शन भी बनना चाहिए। 1 की इमेज आ गई, 2 की इमेज आ गई, 3 की इमेज नहीं आई। 3 को इमेज क्या असाइन करोगे, अब कुछ वो बोलेंगे 3 को 1 कर दो, ठीक है, और फिर 1 3 भी होगा, मतलब 3,1 और 1,3 डाल दो, फिर फंक्शन नहीं रहेगा। ये एरो डायग्राम बना लो अगर सोचने में दिक्कत आ रही है। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, तो 3 को इमेज क्या दोगे फंक्शन बनाने के लिए, 3, और की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 3,3 रखा। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है और ये फंक्शन भी है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो अब चेक करें, इफ R1 इज सिमेट्रिक, तो R1 सिमेट्रिक है, ठीक है, तो R1 इज सिमेट्रिक विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट डोमेन, वो भी है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स डोमेन में बी ऑड, और इस केस में तो ऑड ही है नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो इट मे बी ऑड, स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सी ऑप्शन, R1 and R2 are two, if R1 R2 are two symmetric relations, then R1 composition R2 is also symmetric। अब देखो R1 तो मैंने सिमेट्रिक रिलेशन लिखा ही हुआ है, R2 में एक और लिख लेता हूं, इससे डिफरेंट। एक काम करते हैं, उसके लिए एरो डायग्राम बना लें। तो ये मैंने बनाई थी R1 की, हाँ एरो डायग्राम में बना लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3, ताकि गलती ना हो, फंक्शन भी रखना है। तो मैं 1 को एसोसिएट अप कर देता हूँ 3 के साथ, तो 3 को 1 के साथ ही करोगे, एंड 2 को 2 के साथ, ये एक अनदर सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। 1,3, 3,1, 2,2, और फंक्शन भी है। अब क्या R1 कॉम्पोजिशन R2 ये भी सिमेट्रिक है, लेट अस चेक, इस एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले अप्लाई हो रहा है R2। अब वैसे इसकी एरो डायग्राम भी बना सकते हो, बट जरूरत नहीं है। R2 सबसे पहले अप्लाई हो रहा है R2, R2 1 को 3 के साथ एसोसिएट कर रहा है, और R1 3 को 3 के साथ एसोसिएट कर रहा है, तो कॉम्पोजिशन है 1 किसके साथ एसोसिएट होगा, 3 के साथ, तो 1,3 आएगा। नेक्स्ट R2 पहले हो रहा है, 3 को 3, R2 3 को 1 के साथ एसोसिएट कर रहा है, R1 1 को 2 के साथ, तो कॉम्पोजिशन 3 को 2 के साथ करेगी। नेक्स्ट R2 2 को 2 के साथ कर रहा है, ये 2 को 1 के साथ कर रहा है, तो कॉम्पोजिशन 2 को 1 के साथ करेगी, बस खत्म। और ये तो सिमेट्रिक आया ही नहीं, तो मतलब स्टेटमेंट सी गलत है, इज रॉन्ग। अब डी ऑप्शन, वो भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन के लिए R1 मस्ट बी रिफ्लेक्सिव इन ऑर्डर टू बी ट्रांजिटिव, ठीक है, तो R1 को रिफ्लेक्सिव होना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी ट्रांजिटिव। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ट्रांजिटिव रिलेशन लिखना शुरू कर देता हूं, ठीक है, देख लेते हैं वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। यही कर सकते हैं, लेट अस ट्राई टू राइट ट्रांजिटिव रिलेशन एंड चेक करते हैं वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन लिखते हैं, इसको रब कर दें, और देखो क्योंकि फंक्शन भी बनाना है तो मैं एरो डायग्राम भी बना लेता हूं।
1 2 3 1 2 3। सो मैं एक आर फंक्शन आर रिलेशन इस पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं डाल देता हूँ एलिमेंट इसमें 1,2। ठीक है, जो मन करे डाल दो 1,2। अब अगर मैं रिलेशन को यही खत्म कर दूं, ये ट्रांजिटिव है ट्रिवियली, बट ये फंक्शन नहीं बना, तो आगे भी चलना पड़ेगा हमें। 1 को एक्सपेक्ट तो या 2 को भी करना है। 2 को मैं कर देता हूँ 3 के साथ, 2 को 3 के साथ किया। अब ट्रांजिटिव बनाने के लिए आपको 1 को 3 के साथ करना पड़ेगा। 1 को 3 के साथ करोगे तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, तो मैं 2,3 नहीं डालता। 2,3 नहीं डालोगे तो 2,1 डाल दो, ये डाल सकते हो। अब 2,1 डाला फिर गड़बड़ आ जाएगी, 1,1 भी होना चाहिए, फिर फंक्शन नहीं रहेगा। तो 2 की इमेज 1 भी नहीं हो सकती, 3 भी नहीं हो सकती, 2 की इमेज 2। ठीक है, तो 1,2 प्रेजेंट है, 2,2 प्रेजेंट है, तो 1,2 प्रेजेंट होना चाहिए, वो तो है। अभी तक ट्रांजिटिव में गड़बड़ नहीं आ रही। अब 3 को भी इमेज असाइन करनी है। 3 को मैं 1 इमेज असाइन कर सकता हूँ, लेट अस सी। 3,1 कोई गड़बड़ आएगी, आ जाएगी। 3,1 प्रेजेंट है और 1,2 प्रेजेंट है, तो 3,2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, फंक्शन नहीं रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, 3 को 2 के साथ ही एसोसिएट कर देता हूँ, यहाँ नहीं गड़बड़ आएगी मेरे ख्याल से। लेट अस चेक, फंक्शन ये बन गया है। इज दिस ट्रांजिटिव? 1,2 प्रेजेंट है, 2,2 प्रेजेंट है, 2 से एंड हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1,2 होना चाहिए, वो है। ठीक है, और 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट नहीं है, इसकी चेकिंग होगी। इसमें आ जाते हैं, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसकी चेकिंग तो होगी। और वैसे भी ऐसे एलिमेंट्स के लिए चेकिंग करने की जरूरत ही नहीं होती। अब इस पे 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है, इसकी चेकिंग भी। तो हमने एक ट्रांजिटिव रिलेशन कंस्ट्रक्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट क्या थी? R मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, या R1, इसको R1 बोल लेता हूँ, मस्ट बी रिफ्लेक्सिव इन ऑर्डर टू बी ट्रांजिटिव। अभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन है और ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है? रिफ्लेक्सिव तो होना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी ट्रांजिटिव। दैट इज रॉन्ग। हमने एक ऐसा रिलेशन कंस्ट्रक्ट कर लिया दैट इज ट्रांजिटिव बट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंड देखो, एग्जाम्पल्स ले लेकर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सीधा है। u गिवन है e रेज़ टू पावर x sin x, v गिवन है e रेज़ टू पावर x cos x। तो du बाई dv, डी ऑप्शन में ये पूछा हुआ है। इसमें एक स्टेप है, वो देख लेते हैं हम। du बाई dv मीन्स du बाई dx ओवर dv बाई dx। ठीक है, तो du बाई dx मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब sin x इनटू e रेज़ टू पावर x एज इट इज, सॉरी इनटू e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव, तो वो e रेज़ टू पावर x ही आ जाएगा अपॉन dv अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, e रेज़ टू पावर x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज cos x एज इट इज एंड e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x। अब जो डी ऑप्शन है उसमें आंसर tan ऑफ π/4 प्लस x इस फॉर्म में है, तो tan ऑफ π/4 में लिखते हैं। पहले तो देखो e रेज़ टू पावर x कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास आ गया cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। और हम इसको लिखना चाहते हैं tan की फॉर्म में, tan ऑफ π/4 प्लस x। तो सबसे पहले तो हम tan बनाते हैं। tan कैसे बनेगा? देखो साइन cos तो पहले ही है,
डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। दिख गया होगा कैसे बनेगा। tan ऑफ 5/4 प्लस x बनाना है ना, मीन्स tan ऑफ a प्लस b। ऊपर क्या आ रहा है, सम आ रहा है, और आपको पता है tan ऑफ a प्लस b इसके बराबर होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan 1 माइनस 1। देखो ऐसी चीज ही बन रही है, ऊपर सम आ रहा है, नीचे 1 माइनस आ रहा है, और 1 को लिखना है tan ऑफ सम एंगल, tan π/4। ऑप्शन में भी π/4 है, और 1 माइनस यहां पे भी लिख लो इसको 1 इंटू tan x, और इस 1 को लिख लो tan π/4। तो ये बन गया tan ऑफ π/4 प्लस x। अब आपका सी का ऑप्शन भी इजीली चेक हो जाएगा, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, सारे ऑप्शन चेक हो जाएंगे। हाँ जी, कॉम्प्रिहेंशन 1 में लेट y इज इक्वल टू, तो कॉम्प्रिहेंशन 1 y इज इक्वल टू log ऑफ रूट ऑफ e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 होल अपॉन रूट ऑफ e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 फिर x इज ग्रेटर देन 0, लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी ऑफ dy by dx इज इक्वल टू a, एंड ऑल्सो आपको गिवन है दिस रिलेशन e रेज़ टू पावर 2x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2x इंटू डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू e रेज़ टू पावर 2x इंटू dy by dx 2c इंटू रूट ऑफ e रेज़ टू पावर k x माइनस 1। तो 13 में पूछा है x इक्वल टू a इज रूट ऑफ द इक्वेशन। बेसिकली आपको a की वैल्यू निकालनी है। बी ऑप्शन में b स्मॉल b c और k की वैल्यू पूछी हुई है। चलो सबसे पहले हम a निकालते हैं, तो 13 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13 के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, किसकी लिमिट, dy by dx, और ये रहा y, तो यहां से dy by dx निकालना है। अफकोर्स सीधा dy by dx निकालोगे काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है, लॉग आ रहा है, इसके अंदर भी क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो बेटर वे, तो लॉग के केस में आप डेरिवेटिव आसान बना सकते हो। देखो अंदर क्वोशिएंट है लॉग ऑफ a अपॉन b, इसको आप लिख सकते हो लॉग a माइनस लॉग b। ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, लॉग ऑफ a अपॉन b इक्वल टू लॉग a नाउ यू विल डिफरेंशिएट, काफी आसान होगा, बट इससे भी बेटर वे है। इससे बेटर वे क्या हो सकता है भाई, देखो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज नाइस एक्सप्रेशन, ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटीज है, ऊपर इनका सम है, नीचे इनका डिफरेंस है, ठीक है, एंड अगर ये रूट हटेंगे तो डेरिवेटिव निकालना बड़ा आसान होगा। रूट कैसे हटाओगे भाई, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को इसके कंजुगेट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो, एंड ऑफ कोर्स ऊपर भी करोगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 2 रह जाएगा और न्यूमिनेटर भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो वहां से dy by dx निकालो, एंड dy by dx टर्न्स आउट टू बी
2a raised to power 2x upon root of e raised to power 4x minus 1. ठीक है, ये dy by dx आ गया और इसकी लिमिट निकालनी है as x approaches to infinity, वो a है, सिंपल है। as x approaches to infinity e raised to power 2x वो भी infinity को अप्रोच करेगा। यहाँ भी e raised to power 2x है, इसको आप e raised to power 2x का होल स्क्वायर लिख लो। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e raised to power 2x, वहां से लिमिट आ जाएगी। बेसिकली आप इसका यूज करोगे 1 upon e raised to power 2x, इसकी लिमिट 0 है। दिस इज अप्रोचिंग टू 0, लिमिट आ जाएगी एंड दैट इज 2, सो a की वैल्यू 2 है। तो 13 पार्ट तो हो गया। अब 14 के लिए यहाँ पे b c k की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है। वन मेथड इज, मेरे पास dy by dx आ चुका है, मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी यहीं से निकाल लूं, वैल्यू पुट कर दूं एंड वहां से कंपेयर करके आंसर निकाल लूं। दैट इज वन वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है, बेटर वे मिलेगा ऑब्जर्वेशन से। चलो ऑब्जर्व करो, इसको मैं दोबारा से लिख दूं, e raised to power 4x था ये, e raised to power 2x माइनस e raised to power minus 2x, इसको आप लिखोगे अगर 1 upon e raised to power 2x, 1 upon e raised to power 2x एंड यू विल टेक एलसीएम, तो क्या बनेगा e raised to power 4x, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, e raised to power 4x minus 1 upon e raised to power 2x। ठीक है, तो देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ e raised to power 4x minus 1 आ रहा है और e raised to power 4x minus 1 तो यहाँ भी प्रेजेंट है, रूट के अंदर रचा है। तो बेटर मेथड इज, आप इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन डिफरेंशिएट द रिलेशन, वहां से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। हाँ जी, कॉम्प्रिहेंशन 2, लेट p of x be a polynomial such that limit p of x upon x square plus 1 is equal to 3, p of 1 equal to 5, p dash 2 is equal to 9. So first part बड़ा comprehension का, if the range of f of x equal to x square minus 3x minus 2 upon px minus 2x square is alpha comma beta close open, then the value of c beta minus alpha is। सेकेंड पार्ट में लिमिट पूछी हुई है और उसमें भी p of x इन्वॉल्व है। हमारे दोनों पार्ट्स हो जाएंगे अगर हम p of x निकाल लें, p of x पॉलिनोमियल निकाल लें। पॉलिनोमियल निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिग्री पता होनी चाहिए, तो आसान रहता है वर्किंग। ठीक है, और क्योंकि ये लिमिट आ रही है 3, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, तो इसकी डिग्री 0 तो नहीं हो सकती, अगर 0 होती तो ये लिमिट 0 आती, इसकी डिग्री 1 भी नहीं हो सकती, वरना लिमिट ये अगेन 0 आती, तो इसकी डिग्री 2 हो सकती है, 3 भी नहीं हो सकती, अगर 3 होती फिर ये लिमिट इंफिनिटी आती। ये सब आपको बताया हुआ है डिटेल में, तो इसकी डिग्री 2 ही होगी। तो हम px को ज्यूम कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो लिमिट पुट कर दिया p of x, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 3, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर, वहां से a सीधा आ जाएगा एंड प्रोसीड फॉर द लिमिट, a आ जाएगा 3, a तो सीधा आ गया। नेक्स्ट ये कंडीशन दी हुई है p of 1 इक्वल टू 0, सो a प्लस b प्लस c, x की जगह 1 रखोगे तो p of 1 वो 5 है, दिस इज 5, p dash 2 भी निकाल लेते हैं, उसके लिए p dash x निकालना सबसे पहले, मतलब इसका डेरिवेटिव 2ax प्लस b, p dash 2 दैट इज 4a प्लस b इज इक्वल टू 9। और देखो 3 रिलेशनशिप हैं, तीनों हम निकाल सकते हैं। इनफैक्ट a की तो वैल्यू पता ही है, पुट कर दो 4 इंटू 3 12, तो b आ गया -3।
B-3 आ गया, AC आ गया, C5 आ गया। तो आपके पास P ऑफ X आ गया3x² माइनस 3x प्लस 5। अब फर्स्ट पार्ट जो है रेंज निकालनी है, रेंज निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स को मान लेता हूँ y, तो x² माइनस 3x माइनस 2 अपॉन P ऑफ x माइनस 2x²। तो वो जब निकालोगे वो आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 5। हाँ जी, तो देखो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले थ्री डोमेन इज ऑल रियल, डिनोमिनेटर किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर के रूट्स नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते रियल रूट्स। डोमेन इज ऑल रियल, मैं ये लिख देता हूं। अब रेंज निकालने के लिए पहले हम इसको लिखेंगे बेटर फॉर्म में। अब x कितनी जगह आ रहा है? 4 जगह। x अगर सिर्फ एक जगह है तो हम रेंज इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज द बेटर फॉर्म ऑफ कोर्स। अब उसके लिए क्या लिख सकते हैं हम? देखो इन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, इन जनरल तो नहीं लिख सकते क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में, बट यहाँ पे ऊपर x² माइनस 3x आ रहा है, नीचे भी x² माइनस 3x आ रहा है, इस केस में लिख सकते हो। तो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी ऊपर जनरेट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? ऊपर 5 ऐड करो एंड 5 सब्ट्रैक्ट करो, टर्म सेपरेट करो, ठीक है। मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा, अब आपके पास आएगा 1 माइनस 7 अपॉन ठीक है। तो हमने थोड़ा सा बेटर फॉर्म में तो लिखा, अब x सिर्फ दो जगह पे आ रहा है, तभी भी बात नहीं बनेगी। इसको हम और बेटर फॉर्म में लिखेंगे, यहां पे लगाओगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फिर वहां से रेंज निकलेगी, ठीक है। एंड दूसरा मेथड रेंज निकालने का तो है ही। अब इसको जो आपका k वाला मेथड है y इज इक्वल टू k, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x निकाल लोगे, वो मेथड तो है ही, वो तो वर्क करेगा। तो विच एवर सूट्स यू बेटर आप उसको अप्लाई करो, एंड आई थिंक दिस इज फास्टर, मे बी बोथ आर इक्वली फास्ट। चलो तो P ऑफ x आ गया, सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा, वेरिएबल पार वेरिएबल है, इस रिजल्ट का यूज हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, कौन से आंसर? नाउ कॉम्प्रीहेंशन 3, कॉम्प्रीहेंशन 3 में f ऑफ x आपको गिवन है f power n denotes the composition of f taken n times. So domain of f30, f30 of x is equal to all real minus a. So this is composition of f taken 30 times, 30 times composition है ये, और आपको a भी दिया हुआ है, a is equal to x1 x2 x3 till xn, x1 less than x2 less than x3, that is also given, and you are also given x1 plus 2x2 plus 3x3 and so on, n xn is equal to k. In first part you have to find 2n square plus 3k square, ठीक है, 2n square plus, तो बेसिकली n और k निकालना है। इन सेकेंड पार्ट यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f49 of x with respect to f22 of x. नाउ इसमें जो 18 पार्ट है वो बिल्कुल सीधा है, f49 of x भी आप निकाल सकते हो, इसकी हेल्प से इजीली निकल जाएगा, f22 of x भी निकाल सकते हो। अभी देख लेते हैं, तो 18 पार्ट तो इजीली हो जाएगा। अब 17 पार्ट देख के बच्चे डर जाते हैं, रीजन पहले तो ये आ गया, फिर उसके बाद a इतना बड़ा आ गया, उसके बाद ये इतना बड़ा आ गया, ये करेंगे, ठीक है, इतनी सारी चीजें देख के डर जाते हैं।
बट देखो क्वेश्चन ही है, सॉल्व तो होगा ही। हम चार्ट तो करें कुछ, हमें एन चाहिए। एन कैसे आएगा? अगर हमारे पास ए आ जाए सबसे पहले, है ना। तो ए कब आएगा? ए तो है डोमेन ऑफ F30। ये मैंने गलत लिख दिया, नॉट लाइक दिस। डोमेन ऑफ F30 इज इक्वल टू दिस। मैं इसको लिख ही रहता हूं, डोमेन ऑफ F30 इज इक्वल टू दिस। तो अगर हम F30 ऑफ X के डोमेन निकाल लें तो हमारे पास A आ जाएगा। A आ गया तो N भी आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम डोमेन निकालते हैं। नाउ F30 दिस इज द कॉम्पोजिट फंक्शन ना, 30 बार कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन तो हमें आती है। चलो अब 30 टाइम्स कॉम्पोजिशन है, हमने जो निकाली है डोमेन तो 3, 4 मैक्सिमम 5 के लिए तो निकाली हुई है, 30 के लिए। चलो ट्राई तो करें। तो 30 टाइम्स कॉम्पोजिशन है, तो सबसे पहले x है, x पे लगा एक बार f। ठीक है, अब ये प्रोसेस हमें 30 बार करना है, बट चलो स्टार्ट तो करें। तो x पे लगा f, वो कब लग सकता है? जब x f के डोमेन में हो। x की डोमेन है सीधा x नॉट इक्वल टू 1, जो दिख रही है x नॉट इक्वल टू 1। तो आंसर आया f ऑफ x मतलब 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इस पे दोबारा क्या लगा? f। 30 बार लगाना है हमने, अभी तो 2 बार लगा दिया। तो इस पे लगा f, तो ये वाली क्वांटिटी f की डोमेन में होती है, मतलब दिस क्वांटिटी शुड लाई इन द डोमेन ऑफ f। मतलब ये वाली क्वांटिटी 1 नहीं हो सकती। हमें x निकालना है, तो x क्या नहीं हो सकता? तो आप इक्वालिटी कंसिडर करके x निकाल लो चुपके से। इनइक्वालिटी में वर्किंग करने नहीं आती। इक्वालिटी से आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल, 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। So this not equal to 1 means x is not equal to 0। चलो अब इस पे जब f लगा तो यहां पे आंसर क्या आया वो निकालना पड़ेगा। f ऑफ, इस पे f लगा, f ऑफ, ये हम निकाल देते हैं तेजी से। x, f ऑफ x में x की जगह रखना है ये क्वांटिटी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। x की जगह रखा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होल अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर सकते हो, दिस विल बिकम 2 अपॉन माइनस 2x, तो बेसिकली माइनस 1 बाय एक्स। तो ये किसके बराबर है? माइनस 1 बाय एक्स के। स्टेप्स में डालो। अब f हमने 2 बार लगाया, अब तीसरी बार फिर से f लगा, तो इस पे अब लगा f, इस क्वांटिटी पे। कब लगा सकते हो? जब ये f की डोमेन में हो, मतलब माइनस 1 बाय एक्स नॉट इक्वल टू 1। f की डोमेन यही है, नॉट इक्वल टू 1। तो x क्या नहीं होना चाहिए? इक्वालिटी लेके सॉल्व भी कर सकते हो, बट यहां से दिख भी रहा है x नॉट इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, सो इस पे जब f लगा तो आंसर आ गया f ऑफ माइनस 1 बाय एक्स। f ऑफ माइनस 1 बाय एक्स निकाल लेते हैं। तो f ऑफ x में x की जगह रखोगे माइनस 1 बाय एक्स, तो x माइनस 1 बाय एक्स अपॉन x माइनस माइनस 1 बाय एक्स, ये हो गया प्लस, यू गेट x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये आंसर आ गया x माइनस 1।
ठीक है, अब इस पे दोबारा से लगा एफ, कितने टाइम्स एफ लगा दिया हमने, 1 2 3 4। चलो अब इस पे जब एफ लगा तो ये वाली क्वांटिटी एफ की डोमेन में होनी चाहिए, मतलब x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन शुड नॉट बी इक्वल टू 1। यहाँ से x निकालना है तो चुपके से इक्वालिटी लगा लो, तो यहाँ से आपके पास ये वाली क्वांटिटी तो 1 के बराबर कभी भी नहीं हो सकती, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। ठीक है, यहाँ से x के बारे में क्या कह सकते हो, कौन कौन से x ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, सारे x ऑल रियल, यहाँ से तो x आ गया ऑल रियल। ठीक है, ये क्वांटिटी किसी भी x के लिए 1 के बराबर नहीं होगी, इसको भी मिटा देते हैं। अब इस पे लगा f, तो आंसर क्या आएगा, मैं निकाल लेता हूं, f ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, so this will be 1 plus x minus 1 upon x plus 1 upon 1 minus x minus 1 upon x plus 1। सिंप्लीफाई करोगे you will get, ऊपर आपके पास आ जाएगा 2x एंड डिनोमिनेटर में स्टेप्स नहीं मैं लिख रहा, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 2। बढ़िया, ये तो x ही आ गया, ये तो x ही आ गया, तो दिस इज x। ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं, इसको मैं, हाँ चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कितनी बार f लगा दिया, 1 2 3 4, फिफ्थ टाइम इस पे लगा f, इस पे f लगा तो कब लगा सकते हैं, जब x f की डोमेन में हो, मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 1। आंसर आ गया f ऑफ x, f ऑफ x मतलब ये देखो ये लिखा हुआ f ऑफ x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इस पे दोबारा लगा f, इस पे दोबारा f लगा, तो ये वाली क्वांटिटी f की डोमेन में नहीं होनी चाहिए, मीन्स x नॉट इक्वल टू 0, या ये वाली क्वांटिटी x की डोमेन में नहीं होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी आ गई। ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है -1/x, इस पे दोबारा से f लगाया, तो ये वाली क्वांटिटी f की डोमेन में नहीं होनी चाहिए, f की डोमेन में होनी चाहिए, सॉरी, मीन्स x इज नॉट इक्वल टू -1। फिर आंसर क्या आ गया, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। एक मिनट, तो वही पैटर्न रिपीट होना शुरू हो गया, x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स -1/x, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, फिर से x पे आ गए, फिर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स -1/x, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, फिर f लगाओगे, फिर x पे पहुंच जाओगे, और पॉइंट्स भी वही आते जाएंगे, x नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू -1 एंड सो ऑन। तो 30 टाइम्स कॉम्पोजिशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसी में चलते जाना है। तो हम सीधा डोमेन लिख सकते हैं, यहां से डोमेन क्या आई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, इनको छोड़ के 1 0 एंड -1, ये आ गया सेट ए। लो n तो आ गया, n है 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। अफकोर्स कंडीशन ये दी हुई है x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन xn, इसको फाइंड करने के लिए तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, -1 0 1। यहां से n तो आ ही गया, a भी आ जाएगा, जब ए सेट आ गया, ए भी आ गया तो ऑप्शन ए हो गया, एंड ऑप्शन बी में तो मैंने बोला ही था आसान है, ऑप्शन बी भी बता देता हूँ, स्टार्ट करा देता हूँ। F49 ऑफ x निकालना है आपने, तो F49 ऑफ x इसके बराबर होगा F48 ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x मीन्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हमने निकाला हुआ है अभी, दिस इज f ऑफ, ये यहाँ पे निकाला हुआ है,
दिस इज माइनस, रुको नहीं नहीं, नेक्स्ट F47 ऑफ f ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस, एक f और अलग किया, ये हमने निकाला हुआ, दिस इज -1 बाय, इसकी वैल्यू सीधा यहाँ पे रख दो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ F46, एक f और अलग किया, f ऑफ -1 बाय, f ऑफ -1 बाय x वो भी निकाला हुआ है, ये रहा। नेक्स्ट F45 इंटू f ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये भी निकाला हुआ है, हाँ निकाला है, ये रहा, दिस इज x। अब आगे चलो, फर्दर हमने लिखा F44 ऑफ f ऑफ x आएगा, f ऑफ x मीन, अब मैं स्पीड से कर रहा हूँ, ये काफी बार कराया हुआ है, f ऑफ x मतलब 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट आएगा F43 ऑफ f ऑफ दिस में हमने निकाला हुआ है, ये रहा। अब यहाँ पे आगे फिर F42 ऑफ f ऑफ -1 बाय एक्स, f ऑफ -1 बाय एक्स ये रहा, एंड देन F41, 46, 40, 43, 42, 41, ठीक है। F41 ऑफ x आएगा, F41 ऑफ f ऑफ दिस क्वांटिटी आएगी, f ऑफ दिस क्वांटिटी मीन्स x, एंड देखो रेपिटेशन हो रही है, पहले F48 के साथ आया ये, F47 के साथ आया ये, F46 के साथ आया ये, F45 के साथ आया ये, F44 के बाद दोबारा यही आ गया, पहले ये चीज F48 के साथ आई थी, फिर F44 के साथ आई थी, चार के बाद रिपीट हो रहे हैं, आगे चलते जाओगे दिस पैटर्न विल कंटिन्यू, ठीक है, तो पैटर्न हमें मिल गया है। और इनफैक्ट बढ़िया बात ये है, चार के बाद रिपीट हो रहे हैं ना, तो हम 4 के मल्टीपल उठा लेते हैं, ये रहा 4 का मल्टीपल, इसके साथ ये वाली क्वांटिटी आएगी, जब यहाँ पे 4 का मल्टीपल रहेगा तो ब्रैकेट में ये क्वांटिटी होगी, 4 का मल्टीपल है तो ब्रैकेट में ये क्वांटिटी होगी, ठीक है। एंड सिमिलरली F28 के साथ ब्रैकेट में ये क्वांटिटी होगी 4 का मल्टीपल, F24 के साथ भी ये क्वांटिटी होगी, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं F4, इसको रब कर दें, इसका तो हमने कर लिया, F4 के साथ क्या होगी क्वांटिटी, ये पैटर्न चलता जाएगा, ये वैल्यूएट कर लो। और वैसे F4 के साथ तो आपको ने कर ली, आप F0 के साथ भी कर सकते हो, 0 भी तो मल्टीपल ऑफ 4 है, F0 ऑफ x मतलब f एक बार भी नहीं लगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो f लगा ही नहीं इस पे, है ना, f एक बार भी नहीं लगा, तो ये क्वांटिटी एज इट इज आ जाएगी, मीन्स F49 ऑफ x इसके बराबर आ गया। सिमिलरली आप F22 ऑफ x भी निकाल सकते हो, ठीक है, वो भी तेजी से निकलेगा क्योंकि अब वैल्यूज निकाली हुई है सारी, एंड एक का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना है, एक को मान लो u, दूसरे को मान लो v, वहां से आंसर। हाँ जी, so that's all for the discussion of this test and have a nice day. Thank you.